एवरीवन, तो आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है वो हमारे होने वाला है एनसीईआरटी के प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के एनसीईआरटी सॉल्यूशन के ऊपर। हम लोग जब भी एनसीईआरटी का क्यों बात करते हैं, क्योंकि नीट का बात कर लो या आप सीबीएसई का बात कर लो, आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करो, फिर उसके बाद आप एग्जाम्पलर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, आप उसको करना। बेसिकली ये कुछ लोगों के लिए जो आप अभी करेंटली हमसे पढ़ रहे हो उसके लिए ये होमवर्क क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें हम 3 क्वेश्चन ही मात्र अभी आपका 3 क्वेश्चन का ही कॉन्सेप्ट को डिटेल से करवाएं। तो आप 3 क्वेश्चन को पहले करना है, ठीक है, और उसको सुनना है। अगर आपको लग भी रहा है कि इजी है, फिर भी आपको लेक्चर को 10 से 7 मिनट का होगा, आपको उसको सुन के खत्म करना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आई होप कि दिस जर्नी विल बी फ्रूटफुल फॉर यू एंड आप भी उतना ही हार्डवर्क करोगे जितना मेरी तरफ से हार्डवर्क होगा, तभी जाके आउटपुट एक निकल के आएगा। फॉर दिस मोटिवेशन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है कि मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सिलेक्टिंग पी प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट बाय मेंडल। आखिर क्वेश्चन इसको बहुत तरह से पूछा जा सकता है कि आखिर पी प्लांट को ही क्यों मेंडल चूज किए थे। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा है कि क्या एडवांटेजेस है जब हम पी प्लांट को सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि आपको इसमें लिखना क्या है कि मेंडल ने सिलेक्ट किया था पी प्लांट को, इसका ये रीजन था। इसमें 7 पॉइंट हम बताएंगे, आपको 5 कोई भी याद रखना है। सबसे पहला वो एक अनुअल प्लांट है। अगर हम बात करते हैं अनुअल प्लांट, डेट मीन्स कि जिसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है, अगर वो 1 साल में कहीं ना कहीं वो ग्रो हो रहा है, सीड जर्मिनेट कर रहा है और सारा लाइफ साइकिल को शो कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर 5 साल एक्सपेरिमेंट करेंगे, उन्होंने तो 7 साल किया था, मेंडल ने स्टडी किया था। अगर हम कुछ जनरेशन मतलब डेट मीन्स कि कुछ ईयर भी हम अगर स्टडी करते हैं, तो मेरे को अच्छा खासा ऑब्जर्वेशन और काफ़ी ज़्यादा हम लोग को पता चल जाएगा उस प्लांट के बारे में, उसके लाइफ साइकिल के बारे में, उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के बारे में और उसके बहुत सारे फीचर्स के बारे में। इसीलिए उन्होंने क्या किया, ऐसा प्लांट लिया जिसका शॉर्ट लाइफ साइकिल है और वो एक अनुअल प्लांट था, वो पीप का प्लांट था। सेकेंड पॉइंट हम ये लिख सकते हैं कि जो वो एक परफेक्ट बाइसेक्सुअल फ्लावर था। बाइसेक्सुअल का सीधा सा मतलब होता है जिसमें मेल और फीमेल एक ही प्लांट में प्रेजेंट होता है। अगर हम उसके थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, द फ्लावर्स आर प्रीडोमिनेंटली सेल्फ पॉलिनेटिंग। सेल्फ पॉलिनेटिंग है, सेल्फ पॉलिनेटिंग मतलब कि इसके पास दोनों प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है, तो ये सेल्फ पॉलिनेट भी कर सकता है। दैट मीन्स कि ये प्योर लाइन फॉर सेवरल जनरेशन इजिली शो कर सकता है। ये इजिली क्रॉस पॉलिनेट भी कर सकता है। अगर हमको पता होना चाहिए इमेस्कुलेशन और बैगिंग के बारे में, आप लोग ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था, जिसमें हम लोग एंथर्स को रिमूव करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मान लेते हैं, ये हमारे पास फिगर है जहाँ पे हमारे पास क्या है, एंथर है, यहाँ से एंथर है और इस एंथर को हम लोग रिमूव किए और इसके साथ एक अलग हम पॉलिन ग्रेन को यहाँ पे क्या किए, ड्रॉप कराएं, ताकि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग करवा सकें। इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं बाय रिमूविंग द एंथर, ठीक है। तो ये चौथा रीजन है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जो पी का प्लांट है, हम वो एक ऐसा प्लांट को चूज करना था जिसमें मल्टीपल कहीं ना कहीं लार्ज नंबर ऑफ सीड वो प्रोड्यूस कर सके एक जनरेशन में, ताकि हम मल्टीपल तरीका से उस सीड को यूज कर सके। मल्टीपल बहुत सारे सीड को एक बार लगा के बहुत सारे सीड की कॉमन फिनोमेना को नोट डाउन कर सके। इसीलिए हम ऐसे प्लांट को चूज किए थे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सीड शो कर सके। फिर 6 पॉइंट हमारा है कि जो पी प्लांट था वो इजिली रेस्ड और मेंटेन एंड हैंडल। इसको हम इजिली कहीं ना कहीं हैंडल कर सकते थे, मेंटेन कर सकते थे, ठीक है। तो इसीलिए ये लाइन अगर आप स्किप भी कर सकते हो तो चलेगा, ये सेल्फ मेड लाइन है। ए नंबर ऑफ इजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर और ट्रेट वेयर अवेलेबल। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इजिली डिटेक्ट हो सकता था कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर और ट्रेट, जैसे कि मान लेते हैं कोई डॉर्फ है, कोई टॉल है, तो इसको हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कि कोई भी इन्फ्लेटेड है और उसके बाद कोई कंस्ट्रिक्टेड है ना। कंस्ट्रिक्टेड मतलब कि ये जो आप पी आता है आपके घर में, तो कोई देखते होंगे कि ये क्या है, कहीं ना कहीं इन्फ्लेटेड है, फुला हुआ है, और ये क्या है, कंस्ट्रिक्टेड है। और अगर आप देख सकते हो कि कोई भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में, जैसे कि फ्लावर का कलर हो गया, उसके बाद आपका सीड का शेप हो गया, पोट का साइज हो गया, ठीक है। तो ये सारे हमारा कहीं ना कहीं इजिली डिटेक्टेबल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, इसीलिए हम लोग ने क्या किया था, पी प्लांट को यूज किया था। अब हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन जो आता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपको मार्क्स दिला देगा, ठीक है। अगर आता है तो आप इतना लिख देना 5 पॉइंट। डोमिनेंस और रेसेसिव क्या होता है। डोमिनेंस में सीधा सा हमको ये समझना होता है, ये एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ पे एक एलील एक्सप्रेस करता है इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अदर एलील। देखो, अगर हम आपको डोमिनेंट मान रहे हैं घर में, डेट मीन्स कि यू आर ए बिगर इन योर होम, तो कहीं ना कहीं अगर आपसे छोटा जो भाई और बहन होगा, तो कहीं ना कहीं वो आपके प्रेजेंस में वो उसका इन्वॉल्वमेंट कम होता होगा। अगर आप अब्सेंस होते हो तो ही वो आपका काम करता होगा, दैट मीन्स कि वो एक रेसेसिव फॉर्म है। उसी तरीका से डोमिनेंस का सीधा सा फॉर्म है कि अगर ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में भी प्रेजेंस है, तो कहीं ना कहीं ये जो इसका जो रोल होगा वो यही एक्सप्रेस करेगा, कैपिटल टी। दैट मीन्स कि जो हमारा डोमिनेंस कैरेक्टर होता है वो हमारा कैपिटल टी के फॉर्म में
एक्सप्रेस कर रहा है, डेट मीन्स कि वो कैरेक्टर हमारा एक्सप्रेस करता है जो हमारा डोमिनेंट होता है। डोमिनेंट मतलब कि जहाँ पे एक एलील एक्सप्रेस करेगा इवन इन द प्रेजेंट ऑफ अदर एलील। देखो यहाँ पे स्मॉल टी भी प्रेजेंट था पर वो एक्सप्रेस नहीं किया। वहीं पे रेसेसिव का बात करते हैं तो ये एक ऐसा फिनोमेना होता है जहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं अगर ये कैपिटल टी अब्सेंस होगा, डेट मीन्स कि या तो हमारे पास क्या होगा, हेट्रो ये कंडीशन होगा, ठीक है, तभी हमारे पास शो कर सकता है। तो अगर ये कंडीशन होगा डेट मीन्स कि कहीं ना कहीं कैपिटल टी अब्सेंस है। और देख सकते हो कि हमारे पास कैपिटल टी अब्सेंस है तो क्या होगा कि हमारा एलील जो एक्सप्रेस करेगा अब्सेंस ऑफ डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील यहाँ पे अब्सेंट है तो हम बोल सकते हैं कि तभी हमारा रेसेसिव शो करेगा। रेसेसिव मतलब कि ये कैरेक्टर हमारा शो करेगा। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है कि डोमिनेंट एलील फॉर्म ए कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम्स। ये आपको मॉलिक्यूलर से रिलेट कर दिया इस आंसर को कि जो डोमिनेंट एलील होता है कहीं ना कहीं वो एक कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम्स को फॉर्म करता है, जिसके कारण से हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फॉर्म होता है ताकि वो एक्सप्रेस कर सकता है कंप्लीटली। यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स बनता है जिनके कारण से वो नॉन फंक्शनल रह जाता है और ये जो पॉलीपेप्टाइड जो फॉर्म करता है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। रेसेसिव एलील अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो ये पॉइंट को अगर हम एक बार और देखते हैं तो आप देख सकते हो, आपको याद ये रखना है कि डोमिनेंट एलील जो होता है वो फॉर्म करता है कंप्लीट फंक्शनल एंजाइम्स ड्यू टू विच जिसके कारण एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड फॉर्म करेगा और वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा इजिली। पर रेसेसिव एलील का बात करते हैं तो ये फॉर्म करता है इनकम्प्लीट और डिफेक्टिव नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड एंजाइम्स, जिसके कारण से ये नॉन फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड जो फॉर्म करता है वो अपने आप को दिखा और एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। अब हमारे पास आता है होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन। इसमें भी डिफरेंसेस कभी कभार आ जाते हैं। जो होमोजाइगस कंडीशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जब दोनों एलील और जीन सिमिलर होते हैं तो इंडिविजुअल को हम होमोजाइगस कंडीशन बोलते हैं। ये आप लिख सकते हो कि जब दोनों एलील क्या हो, जीन सिमिलर हो और इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं सेम जैसा हो। जैसे कि टी है तो इसके जैसा एक और इंडिविजुअल होगा, या तो स्मॉल टी है तो इसके जैसा एक और इंडिविजुअल होगा। तो आप देख सकते हो कि सिमिलर हो या फिर इंडिविजुअल्स के जैसा हो तो हम बोलेंगे कि होमोजाइगस है। इसमें दोनों एलील कहीं ना कहीं डिसिमिलर होगा, एक अगर कैपिटल में है तो एक स्मॉल में होगा, ठीक है, तो एक अगर स्मॉल में तो एक कैपिटल में होगा। इस तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि जो जीनोटाइप है वो एक्सप्रेस होगा इस फॉर्म में। इसमें आइदर डोमिनेंट एलील दोनों होगा या फिर दोनों रेसेसिव एलील होगा, या तो दोनों डोमिनेंट होगा या तो दोनों रेसेसिव होगा। ये ट्रू ब्रीडिंग और लीडिंग टू प्योर लाइंस का फॉर्मेशन करता है। आपने बताया था कि सेम होमोजाइगस अगर फॉर्म करता है उसको प्योर लाइंस बोलते हैं या ट्रू ब्रीडिंग बोलते हैं। यहाँ पे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होता है वो एक सिमिलर जीनोटाइप का होता है। यहाँ पे जो एलील हमारा जो जीन है वो डिसिमिलर टाइप का फॉर्म करेगा और यहाँ पे हमने बताया कि टी और स्मॉल टी फॉर्म करेगा, जिसमें से एक डोमिनेंट एलील होता है एक रेसेसिव एलील होता है। यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग नहीं फॉर्म करता है। जो गैमेट्स प्रोड्यूस होता है वो टू टाइप्स होगा, वन विद इन डोमिनेंट एलील और अदर रेसेसिव एलील। अब हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड के ऊपर। मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड एक क्रॉस होता है। बेसिकली इस क्रॉस में मोनोहाइब्रिड में इंडिविजुअल तो 2 होंगे पर कहीं ना कहीं इसमें सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडर करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक ऐसा क्रॉस है जहाँ पे हम लोग 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कंसीडर करते हैं एक टाइम पे। ये भी मदद करता है इनहेरिटेंस ए पेयर ऑफ एलील में और ये भी मदद करता है हमें 2 पेयर्स ऑफ एलील को पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम लोग एक पेयर के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को एक पेयर के ऊपर पढ़ाई करते हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग 2 पेयर्स के एलील के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे फिनोटाइपिक कैरेक्टर जो F2 जनरेशन का होता है वो आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट MCQ में पूछ देता है कि मोनोहाइब्रिड में F2 जनरेशन का फिनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। 3:1 होता है। जीनोटाइपिक रेशियो की अगर बात करते हैं तो 1:2:1 होता है। वहीं पे अगर फिनोटाइपिक F2 जनरेशन का देखा जाए तो 9:3:1 होता है। इसका जीनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो आपको ऐसे याद रखना है, सबसे पहले 1:2 याद रख लो, उसके बाद 2:4 बोलो, फिर उसके बाद 1:2 बोलो, फिर 1:2 बोलो और 1 बोलो। तो 1:2 फिर 2:4 याद रखो, फिर 1:2 1:2 2 बार, फिर 1:2 करके छोड़ दो। ये आपका मैच कर जाएगा। इस तरीके से आप अपने MCQ को सॉल्व कर सकते हो। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो न्यूमेरिकल टाइप है आपका और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में ये बोला है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हेटेरोजाइगस है जिसके पास 4 लोकाई है। जिसके पास लोकाई कितना है, 4 लोकाई है। ठीक है, हमने बताया था लोकस क्या होता है, फिजिकल एड्रेस होता है आपका क्रोमोसोम्स का। ठीक है, फिजिकल एड्रेस होता है कहीं ना कहीं आपका जीन का। ठीक है, सॉरी, जीन का आपका कहीं ना कहीं क्या होता है, जैसे कि आपके पास ये क्रोमोसोम्स है, आपके पास ये जीन प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये हमारा क्या लोकस कहलाता है। अगर 4 प्रेजेंट होगा तो उसको लोकाई बोलेंगे क्योंकि ये प्लुरल है।
हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म करेगा, तो हमने आपको बताया था कि आप देख सकते हो कि 4 लोकाई है और डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से। ये कैसा है? डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से। हमने बताया था कि सीधा सा आपको फॉर्मूला 2n लगाना है हेटेरोजाइगस कंडीशन के लिए। किसके कारण? होमोजाइगस में तो 1 हो जाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन है तो कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से जिसके पास आपके पास ये देखो हेटेरोजाइगस कंडीशन लिखा हुई है, जिसके पास 4 लोकाई है। आप 4 लोकाई है डेट मीन्स कि आपके पास 2 लगा दो तो आपके पास टोटल गैमेट 16 बन जाएगा। यहाँ पे 16 टाइप ऑफ गैमेट्स फॉर्म कर जाएंगे। और हेटेरोजाइगस के कंडीशन में हमने आपको बताया था कि 2n लगा दो, जहाँ पे n नंबर ऑफ लोकाई के बराबर होगा, नंबर ऑफ लोकस के बराबर होगा। ठीक है, तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। ये आपका होमवर्क का सॉल्यूशन था और किसी लोग के लिए ये हमारा एनसीईआरटी का सॉल्यूशन होने वाला है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था। हम लोग पार्ट 2 में मिलते हैं, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।